नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इन इंडिया। न्यूज इन इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सरफरोज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। आगरा मंडल में सर्दी का सितम जारी है। कपकपाती ठंड और कोहरे ने लोगों का जीना दुश्वार कर दिया है। लोग सर्दी दूर करने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। वहीं ट्रैफिक व्यवस्था भी प्रभावित हो रही है। फिरोजाबाद में ठंड बढ़ने से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई दिनों से कोहरे के कारण ठंड और गलन बहुत ज़्यादा है। बच्चे और बुजुर्गों को ज़्यादा परेशानी हो रही है। ठंड में लोग घर से बाहर निकलने से डर रहे हैं। काम वाले ही सिर्फ सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। पिछले कई दिनों से नम हवाओं का दबाव बना हुआ है। रात 10 बजे के बाद कोहरा छा जाता है और कोहरे अगले दिन 11-12 बजे तक रहता है। धूप भी असरदार नहीं हो रही है। रविवार को तापमान में कोई बदलाव नहीं दिखा। वहीं फिरोजाबाद में ठंड से बचाव के लिए जगह जगह अलाव जलाए जा रहे हैं। शिकोहाबाद में भी लोगों को ठंड से निजात देने के लिए करीब 25 जगह अलाव जलाए जा रहे हैं। सर्दी के प्रकोप जो ज़्यादा बढ़ गया है, जब से लेके हमारी नगर पालिका परिषद शिकोहाबाद ने कम से कम 20 से 25 जगह अलाव जलाने की व्यवस्था करी है। और कहीं से स्पेशल खबर आ जाती है तो हम उस जगह भी लकड़ी भिजवा देते हैं। लगभग हमारे यहाँ 5 से 6 कुंटल रोज़ लकड़ी जल जाती है। और इसको लकड़ी को जलाने के लिए हमने डीजल की व्यवस्था करी हुई है, जिससे कि लोगों को आराम से, जो बाहर से गुजरने वाले लोग हैं, उन्हें सर्दी से निजात मिल सके। वहीं डॉक्टर A.K. राजपूत ने कहा कि कोरोना संक्रमण का खतरा धीरे धीरे कम होता जा रहा है, लेकिन सजगता सतर्कता बरतने की अभी भी ज़रूरत है। इस बीच मौसम में भी तेज़ी से बदलाव हो रहा है। कभी तेज़ धूप तो कभी बूंदाबांदी। तापमान में भी उतार चढ़ाव बना हुआ है। मौसम में हो रहे तेज़ी से बदलाव की वजह से ही मौसमी बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है। बच्चे हों या बुजुर्ग, सर्दी जुकाम खांसी से सब लोग परेशान हैं। सर्दी में बच्चों को मोस्टली जो गुनगुना दूध है उसको अवॉइड कराना चाहिए। दूध में जो हम लोग सामान्यतः शक्कर का प्रयोग करते हैं, उसकी जगह हम गुड़ का प्रयोग कर सकते हैं बच्चों की जो दूध में जो मिठास की मात्रा के लिए। और बुजुर्गों के लिए हमें क्या करना है कि उनको जो ड्राई फ्रूट्स हैं जैसे बादाम है और भी चीज़ें हैं। और सर्दियों में बुजुर्गों को मोस्टली ज़्यादा घी, तेल या मछली जो चीज़ें पौष्टिक आहार के रूप में जो दी जाती हैं, उनको हम प्रयोग में ला सकते हैं। और घर में अगर वही चीज़ें नहीं हैं और सर्दी से हमें और ज़्यादा बचाव रखना है तो मोस्टली हमें जैसे आजकल अलाव या मीठी या इन चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं। और पूरी तरह कपड़े, जो बुजुर्गों के जो भी कपड़े होते हैं गर्म कपड़े, उनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कैप, जिसे टोपा कहा जाता है अपनी भाषा में, पूरी तरह उन्हें कवर करके रखा जा सकता है। और हम अपने सर्दियों में अपने खान पान के जीवन शैली को थोड़ा सा परिवर्तन करना पड़ेगा। जैसे कि खान पान में ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा खाना खाएं, भूखे पेट ना रहें। और जो खाने में जो चीज़ें हैं, जैसे मान के चलिएगा कि गर्म, जैसे सूप है, सूप को बहुत ज़्यादा मात्रा में लेना चाहिए। और भी चीज़ें हैं जो जिन चीज़ों से हमारे शरीर में गर्मी पैदा हो सकती है, तो उन चीज़ों को हम ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लें। और मोस्टली क्या है कि सर्दियों में बुजुर्गों को गुड़ और जो मूंगफली का जो दाना आता है उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग में लेना चाहिए। और आजकल सर्दियों में क्या होता है, कभी कभी जो हमारे रोम क्षेत्र होते हैं बॉडी के, तो वो ऑक्सीजन की मात्रा शरीर में कम हो जाती है, जिसके हम सामान्यतः पानी से ना नहाकर जो ओटन जो इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि सरसों के तेल का ओटन बनता है, बेसन का बनता है, हल्दी का जो ओटन बनता है, उन चीज़ों को हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग में लाना चाहिए। तो कई सारे उपाय हैं, इन सारे उपायों को हम ठीक से करें तो हम सर्दी से बचाया जा सकता है। लंबे इंतजार के बाद मैनपुरी जिले में टीकाकरण शुरू हो गया। 3 केंद्रों पर करीब 300 स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया गया। मैनपुरी जिले में कोरोना टीकाकरण के लिए पिछले कई दिनों से तैयारियां की जा रही थीं। शनिवार को 11 बजे प्रधानमंत्री का भाषण समाप्त होते ही जिले में टीकाकरण शुरू हो गया। 3 केंद्रों पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को टीका लगाया गया। जिला अस्पताल के वर यूनिट में जिलाधिकारी महेंद्र बहादुर सिंह की मौजूदगी में पहला टीका डॉक्टर R.K. सिंह, नोडल अधिकारी, टीकाकरण केंद्र को लगाया गया।
इसके बाद सीएमओ डॉक्टर AK पांडे ने टीका लगवाया। टीकाकरण की शुरुआत होते ही वहां मौजूद स्वास्थ्य कर्मियों के चेहरे पर खुशी छा गई। टीकाकरण को लेकर स्वास्थ्य व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। जो लोग टीकाकरण के लिए पहुंचे उनके आधार कार्ड और पैन कार्ड के साथ ही मोबाइल पर मैसेज पहुंचे। जो लोग टीकाकरण के लिए वहां पहुंचे उनके आधार कार्ड और पैन कार्ड के साथ ही मोबाइल पर पहुंचे मैसेज की बर्न यूनिट के मुख्य गेट पर जांच की गई। इसके बाद टीकाकरण कक्ष में प्रवेश से पहले ID नंबर देखकर नोट किया गया। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर रविवार की सुबह घना कोहरा दुर्घटना का सबब बन गया। बिहार से सवारियों को लेकर गुरुग्राम जा रही बस कोहरे के चलते आगे जा रहे ट्रक से टकराने के बाद डिवाइडर को तोड़ते हुए एक्सप्रेसवे के किनारे 25 फीट गहरे गड्ढे में गिर गई। बस का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त होने से बस चालक की मौत हो गई, वहीं 5 सवारियां घायल हो गईं। इसी दौरान पीछे से आ रही तेज रफ्तार कार भी डिवाइडर से टकराकर क्षतिग्रस्त होने से उसमें सवार 2 लोग घायल हो गए। आपको बता दें कि बिहार के मधुबनी से जय मां सकरा वाली टूर एंड ट्रेवल्स की बस शनिवार की सुबह गुरुग्राम से सवारियां लेकर रवाना हुई थी। बस में 38 सवारियां थी। ट्रक से टकराने के बाद बस अनियंत्रित हो गई और डिवाइडर को तोड़ते हुए एक्सप्रेसवे के किनारे 25 फीट गहरे गड्ढे में गिर गई। उसमें बैठी सवारियों में चीख पुकार मच गई। राहगीरों ने 112 नंबर पर दुर्घटना की सूचना दी। SP ग्रामीण और CO के साथ कई थानों का फोर्स मौके पर पहुंच गया। बस का अगला हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। पुलिस ने केबिन में फंसे चालक और सवारियों को बाहर निकाला। घायल 5 सवारियों और चालक को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया। SP ग्रामीण ने बताया कि दुर्घटना में बस चालक रामनाथ की मौत हो गई, वहीं घायलों की हालत खतरे से बाहर बताई गई है। आजमगढ़ पुलिस को उस समय एक बड़ी सफलता हाथ लगी जब तरवा और सराय मीर थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 50,000 का इनामी बदमाश मुठभेड़ में घायल होने के बाद पकड़ लिया गया। घायल बदमाश को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि अम्बेडकर नगर जिले के दोस्तपुर में 2 सिपाहियों की घेराबंदी के बाद फरार हुए शातिर अपराधी की तलाश में पुलिस लगी हुई थी। सरायमीर थाना पुलिस बदमाश का पीछा करते हुए तरवा थाना क्षेत्र तक पहुंच गई, जहां तरवा थाना पुलिस की मदद से 50,000 के इनामिया अपराधी कृष्णानंद विश्वकर्मा को पुलिस ने परमानपुर चौरसिया नहर के पास से घेर लिया। बदमाश की तरफ से पुलिस टीम पर फायर किया गया, जिस पर पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसमें कृष्णानंद पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया। इसके बाद पुलिस ने उसे पकड़ लिया। मौके से पुलिस ने मुंबई से चोरी की गई अपाचे बाइक के साथ ही 32 बोरे की पिस्टल, भारी मात्रा में कारतूस बरामद किए हैं। SP सुधीर कुमार ने बताया कि मुठभेड़ में पकड़ा गया बदमाश 50,000 का इनामिया है और इस पर डकैती के 4, लूट के 15 और हत्या के 3 मुकदमे दर्ज हैं। इतना ही नहीं, कुछ दिनों पूर्व अहरोला में पेट्रोल पंप पर हुई लूट में भी ये व्यक्ति शामिल था। आज थाना तरवा क्षेत्र में थाना तरवा और सराय मीर पुलिस टीम की के साथ संयुक्त मुठभेड़ में कृष्णानंद विश्वकर्मा उर्फ मिंटू विश्वकर्मा, जो कि 50,000 रुपए का इनामी बदमाश से घायल हुआ है। उसे उस दाहिनी टांग में गोली लगी है। ये एक शातिर बदमाश है और आसपास के 9 थानों में ये लूटपाट की घटनाएं करता था और लगभग 8 जिलों की 15 लूट की घटनाओं में ये वांटेड था। इसके पास से बंबई से चोरी की हुई एक लाल रंग की अपाची मोटरसाइकिल मिली है और एक 32 बोर का पिस्टल मिला है और भारी मात्रा में खाली और भरे कारतूस मौके से बरामद हुए हैं। तो ये इसकी गिरफ्तारी के उपरांत एक तो इसका जो पूरा गैंग है उसके बारे में पता चला है और दूसरे इसकी गिरफ्तारी के बाद क्षेत्र में जो लूटपाट की आसपास के जिलों में लूटपाट की घटनाएं हो रही थी उन पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। राजस्थान के जालौर जिले के महेशपुरा गांव में शनिवार रात एक बड़ी दुर्घटना हो गई, जहां यात्रियों से भरी एक बस बिजली के तार की चपेट में आ गई। बस में करंट दौड़ने से सवार यात्रियों में से करीब 2 दर्जन यात्री झुलस गए,
जिनमें से करीब 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और बस से घायलों को निकालकर जिला अस्पताल पहुंचाया गया। जिला अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर SP शर्मा ने कहा कि घटना में 6 लोगों की मौत हुई है, वहीं 6 गंभीर घायलों को जोधपुर रेफर किया गया है। इसके अलावा 13 लोगों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। महेशपुरा गांव के निवासी घनश्याम सिंह ने बताया कि यात्रियों से भरी बस मांडोली से ब्यावर के लिए निकली थी, लेकिन रात में रास्ता भटक गई। रास्ता भटकने की वजह से वह महेशपुरा गांव में घुस गई। गांव में 11 kV की लाइन बस से टच हो जाने के कारण उसमें आग लग गई। स्थानीय नागरिकों ने घटना की सूचना बिजली विभाग को देकर सबसे पहले बिजली कटवाई, फिर लोगों को बस से सुरक्षित बाहर निकालने की कोशिश की। सूचना पर पुलिस और आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और दमकल विभाग की मदद से आग पर काबू पाया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन में बस में फंसे कई यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान का जो आगाज है वो हो गया। लंबे इंतजार के बाद देश भर में आज से कोविड टीकाकरण की शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान के आगाज का ऐलान किया। प्रधानमंत्री ने देशवासियों को बधाई दी और वैक्सीन रिसर्च से जुड़े वैज्ञानिकों की सराहना की। टीकाकरण अभियान की शुरुआत से देशवासियों में उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। दुल्हन की तरह सजे अस्पताल, कहीं तालियां बजाकर कोरोना वैक्सीन का स्वागत तो कहीं रंगोली बनाकर। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि आमतौर पर एक वैक्सीन बनाने में बरसों लग जाते हैं, लेकिन इतने कम समय में एक नहीं बल्कि 2 मेड इन इंडिया वैक्सीन तैयार हुई हैं। उन्होंने कहा कि कई और वैक्सीन पर भी तेजी से काम चल रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का टीकाकरण अभियान मानवीय सिद्धांतों पर आधारित है, जिसे सबसे ज्यादा जरूरी है और कोरोना संक्रमण का खतरा सबसे ज्यादा है, उसे सबसे पहले वैक्सीन लगेगी, जिनके टीकाकरण का खर्च सरकार वहन करेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये भारतीय वैक्सीन विदेशी वैक्सीन की तुलना में बहुत सस्ती है और यही वैक्सीन अब भारत को कोरोना के खिलाफ लड़ाई में निर्णायक जीत दिलाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना के खिलाफ भारत की लड़ाई आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की रही है और इसी ताकत को टीकाकरण के इस दौर में भी सशक्त करना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना वैक्सीन को लेकर भी भारत की तरफ दुनिया आशा और उम्मीद की नजरों से देख रही है। उन्होंने कहा कि टीकाकरण अभियान जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, दुनिया के अनेक देशों को भारत के अनुभवों का लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि भारत की वैक्सीन उत्पादन क्षमता पूरी मानवता के हित में काम आए, ये हमारी प्रतिबद्धता है। हमारे डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, एम्बुलेंस ड्राइवर, आशा वर्कर, सफाई कर्मचारी, पुलिस के साथी और दूसरे फ्रंटलाइन वर्कर्स, उन्होंने मानवता के प्रति अपने दायित्व को प्राथमिकता दी। इनमें से अधिकांश तब अपने बच्चों, अपने परिवार से दूर रहे, कई कई दिन तक घर नहीं गए। सैकड़ों साथी ऐसे भी हैं जो कभी घर वापस लौट ही नहीं आ पाए। उन्होंने एक एक जीवन को बचाने के लिए अपना जीवन आहुत कर दिया। इसलिए आज कोरोना का पहला टीका स्वास्थ्य सेवा से जुड़े लोगों को लगाकर एक तरह से समाज अपना ऋण चुका रहा है। ये टीका उन सभी साथियों के प्रति कृतज्ञ राष्ट्र की आदरांजलि भी है। नोएडा पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने एक शातिर होमगार्ड ठग, एक सुनार सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया है।
जो अपने आप को सरकारी अफसर बताकर लोगों से ठगी किया करते थे। पुलिस ने इनके पास से एक KTM स्पोर्ट्स बाइक और 30 किलो की चांदी की सिल्ली बरामद हुई है। पुलिस की गिरफ्त में आए अभियुक्त बड़े ही शातिर किस्म के ठग हैं, जो अपने आप को सरकारी अफसर बताकर उनको डरा धमका के ठगी किया करते थे। आज नोएडा थाना पुलिस ने तीनों अभियुक्तों को रोहटा रोड पर एक सुनार की दुकान से गिरफ्तार किया है। पुलिस के आला अधिकारियों ने बताया कि अभियुक्त विक्रांत होमगार्ड का काम करता है और उसकी नियुक्ति थाना सेक्टर 20 में है। वहीं दूसरा साथी होमगार्ड फरार है, जिसकी थाना एक्सप्रेस वे में नियुक्ति है। ये दोनों अभियुक्त ड्यूटी आने के लिए घर से जल्दी निकलते थे और नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे पर गाड़ियों की निगरानी किया करते थे और गाड़ियों को रोककर अपने आप को सरकारी अफसर बताकर पैसे वसूलने का काम किया करते थे। बीते 13 जनवरी को भी ये अभियुक्त एक्सप्रेस वे पर गाड़ियों की निगरानी कर रहे थे। उसी समय एक गाड़ी को रोक लिया और खुद को सरकारी अफसर बता के गाड़ी चेक करने लगे। गाड़ी में काफी मात्रा में चांदी की सिल्ली रखी हुई थी। वे आगरा के एक चांदी व्यापारी की कार से चांदी के बिल के साथ सप्लाई देने जा रहे थे। ये दोनों एक चांदी की सिल्ली लेकर वहां से फरार हो गए। इसके बाद दोनों अभियुक्त अपने पुराने साथी शौकिंदर, जो सुनार की दुकान चलाता है, उसके पास चांदी की सिल्ली बेचने पहुंचे थे। उसी समय पुलिस ने दुकान से तीनों को गिरफ्तार कर लिया। अब सवाल ये उठता है कि नोएडा में पुलिस की वर्दी में ये लोग कितनी घटना को पुलिस की नाक के नीचे अंजाम दे चुके हैं। पुलिस अब इसकी जांच कर रही है। दिनांक 13/1 की घटना है, यानी आज से 3 दिन पहले की। लगभग मॉर्निंग आवर्स में अराउंड 7-7:30 एक आगरा के व्यापारी का चांदी जा रहा था यहाँ से। उसको 2 व्यक्तियों ने, जो बाइक सवार थे, उन लोगों ने रोका और रोकने के बाद वो अपने आप को किसी विभाग का व्यक्ति बताकर, हालांकि उन लोगों ने पुलिस की तरह यूनिफॉर्म पहन रखा था, नीचे हालांकि ऊपर उसके जैकेट्स वगैरह पहने थे, शूज़, प्राइवेट शूज़ पहना हुआ था। उसके बाद उन लोगों ने सरकारी विभाग और जांच के नाम पर उस गाड़ी को रोकी और रोकने के बाद उसमें उनको धौस जमा कर, सरकारी विभाग का धौस जमा करके उनकी जो सिल्वर के बहुत सारे स्ट्रॉन्ग शेप में, फुल स्ट्रैंड में जो सिल्वर का उनका आइटम था, माल था, उसको उसमें से एक उन लोगों ने ले लिया था। और उसके बाद इस मामले की जानकारी जब हम लोग को दी गई तो हम लोगों ने छानबीन की तो पता चला कि कोई ना कोई व्यक्ति उनसे एक तरह से ठगी का तरीका अपना करके और इस चांदी का माल उनसे ले लिया है। उसके बाद हम लोगों ने उसमें मुकदमा पंजीकृत किया, छानबीन की गई और छानबीन करने के पश्चात हम लोग को जानकारी मिली और हम लोगों ने इसमें से जितने लोग सम्मिलित थे इस पूरे घटना को करने वाले, उसमें से 3 लोगों को अरेस्ट किया है। उत्तर प्रदेश में आगामी पंचायत चुनाव को देखते हुए नौकरशाही में बदलाव शुरू हो गया है। शनिवार देर रात यूपी सरकार ने 15 IAS अफसरों का तबादला कर दिया। जौनपुर और बागपत में नए DM और चित्रकूट, अलीगढ़, आगरा विध्यांचल मंडल में नए मंडलायुक्त की तैनाती कर दी गई है। मनीष वर्मा जौनपुर और राजकमल यादव बागपत के नए DM बनाए गए हैं। तबादला सूची के अनुसार योगेश्वर राम मिश्रा को विध्यांचल मंडल, गौरव दयाल को अलीगढ़ और अमित कुमार गुप्ता को आगरा मंडल का कमिश्नर बनाया गया है। जौनपुर के DM रहे दिनेश कुमार द्वितीय को आयुक्त चित्रकूट धाम मंडल बांदा नियुक्त किया गया है। इनके अलावा वंदना वर्मा को निदेशक पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, प्रतीक्षारत IAS शिवाकांत द्विवेदी को विशेष सचिव अल्पसंख्यक कल्याण विभाग और डॉक्टर काजल को विशेष सचिव बेसिक शिक्षा का पदभार सौंपा गया है। वहीं शकुंतला गौतम को निदेशक स्थानीय निकाय, प्रीति शुक्ला को सचिव खाद्य एवं रसद, संजय कुमार को सचिव वित्त विभाग, विकास गोठवाल को सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास, अनिल कुमार तृतीय को जल निगम का प्रबंध निदेशक एवं सचिव नगर विकास और GS प्रियदर्शी को चिकित्सा शिक्षा विभाग के सचिव पद की नियुक्ति दी गई है। वर्ष 2013 से लेकर 2018-19 तक ग्राम विकास कार्यों पर खर्च की गई धनराशि का हिसाब किताब नहीं देने पर और जिला लेखा परीक्षा विभाग की ओर से दर्ज कराई गई आपत्तियों के चलते 18 ग्राम प्रधानों और पंचायत सचिवों को फिरोजाबाद जिलाधिकारी ने नोटिस जारी किए हैं। DM ने सभी को 7 दिन में हिसाब प्रस्तुत करने की हिदायत दी थी।
और कहा था कि हिसाब किताब न देने पर सभी से वसूली की कार्रवाई की जाएगी। और तो और हिसाब न देने पर पूर्व प्रधान पंचायत चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। वर्ष 2013 से लेकर वर्ष 2018-19 की अवधि के दौरान इन ग्राम पंचायतों में हुए विकास कार्यों को लेकर जिला परीक्षा विभाग ने ऑडिट के बाद करोड़ों रुपए के खर्च पर आपत्ति दर्ज कराई है। कई बार नोटिस के बाद भी इन पंचायतों ने आपत्तियों का निस्तारण नहीं कराया और न ही खर्च से जुड़े अभिलेख पंचायती राज विभाग को दिए। फिरोजाबाद डीएम चंद्र विजय सिंह ने संबंधित पंचायतों के प्रधानों और पंचायत सचिवों के नाम नोटिस जारी किया है। नोटिस में जिलाधिकारी ने सभी को 1 सप्ताह में सोशल ऑडिट कराने की चेतावनी दी है। नियमों का पालन न करने पर पूर्व प्रधान चुनाव लड़ने से वंचित हो सकते हैं। अब जिन 18 ग्राम पंचायतों को नोटिस जारी किए गए हैं उनमें सूरजपुरधैनी, सेनावली, कंथरी, सारक, सींगेमई, सोथरा, धातरी, ताखा, सराय हैबतपुर, कारीखेड़ा, धरमई, भनूपुरा, खेरिया मुसायदपुर, सरसौली, पीथेपुर, पैगू और केरावली हैं। मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज में पिछले 72 घंटों के भीतर सुसाइड की दूसरी वारदात से सनसनी फैल गई। बुधवार को भी कोविड अस्पताल की 4थी मंजिल से कूदकर कोरोना संक्रमित ने आत्महत्या कर ली थी। आपको बता दें कि मेडिकल कॉलेज की 4थी मंजिल पर प्रशासन ने कोविड अस्पताल बनाया है, जहां 8 जनवरी को भर्ती कराए गए बिहार निवासी कोरोना संक्रमित मरीज ने बुधवार रात नीचे कूदकर आत्महत्या कर ली थी। इस हादसे में मेडिकल कॉलेज के प्रशिक्षु और कर्मचारी बुला ही नहीं पाए थे कि रात में नर्सिंग स्टाफ के गांव इलाहाबाद निवासी मोहित ने अपने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। साथ ही कर्मचारियों का कहना है कि रात 8 बजे ड्यूटी खत्म करके जब मोहित अपने कमरे में जा रहा था तो उसके व्यवहार या बातों से ऐसा नहीं लगा कि वह अपनी जीवन लीला खत्म कर लेगा। वहीं भाई मनोज का कहना है कि मोहित हंसमुख लड़का था, उसने ऐसा कदम क्यों उठाया इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। यही नहीं, उसकी परिजनों के साथ लगातार बात होती रहती थी, लेकिन उसकी बातों से भी ऐसा नहीं लगा कि वह किसी प्रकार के तनाव में है। मोहित के कमरे से कोई सुसाइड नोट भी नहीं मिला है। इंस्पेक्टर केपी सिंह का कहना है कि युवक के मोबाइल को कब्जे में ले लिया गया है, जिसकी जांच में कुछ सुराग मिल सकते हैं। हमको जानकारी मिली कि एक नर्सिंग स्टाफ जिसका नाम मोहित था, उसने अपने रूम पर आत्महत्या कर ली। उसका रूम तोड़ा गया और उसका बॉडी को उतारा गया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। परिवारजन आ गए हैं। इसकी ड्यूटी कोविड वाले वार्ड में थी और सेफ्टी के साथ काम कर रहा था। कोई ना कोई इशू रहा होगा जिसकी वजह से इसने ऐसा कदम उठाया। पीएम होने के बाद जो भी कुछ आता है और परिवारजन जैसा भी चाहते हैं उसके अनुसार कार्रवाई की। बांदा जिले के गिरवा थाना क्षेत्र के एक गांव में घर के बाहर खेल रही 7 साल की बच्ची के साथ एक युवक ने दुष्कर्म किया। परिजनों ने बच्ची को गंभीर हालत में कानपुर के हैलट अस्पताल में भर्ती कराया, जहां देर शाम उसका ऑपरेशन किया गया। आपको बता दें कि गिरवा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पिता ने दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया कि शाम को उसकी बेटी घर के बाहर खेल रही थी। वहां से नामजद युवक टॉफी बिस्कुट खिलाने के बहाने गांव के बाहर पुलिया के पास बच्ची को ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। तलाश करने पर रात में करीब 8:30 बजे बेटी पुलिया के पास रोते हुए रक्त रंजित हालत में मिली। बच्ची ने परिजनों को पूरी घटना से अवगत कराया। पिता की सूचना पर पहुंची पुलिस ने बच्ची को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां से उसे कानपुर रेफर कर दिया गया। बच्ची के पिता ने युवक के 3 अन्य परिजनों पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। पुलिस ने बताया कि घटना के समय आरोपी नशे की हालत में था। सूचना पर देर रात पुलिस अधीक्षक डॉक्टर SS मीणा, ASP महेंद्र प्रताप चौहान, नरैनी CO सियाराम और गिरवा इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने रात में ही मुख्य आरोपी कल्लू राजपूत को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। युवक के खिलाफ पॉक्सो एक्ट समेत कई धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की गई है। बच्चे के साथ दुराचार की सूचना प्राप्त हुई। उस सूचना पर तत्काल पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और बच्ची की हालत गंभीर थी। उसे तत्काल
जिला अस्पताल महिला चिकित्सालय में उसको एडमिट कराया गया। यहाँ पर उसका ट्रीटमेंट चल रहा है और उसके पिता द्वारा जो है तहरीर दी गई। उसके तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत हुआ। तहरीर के मुताबिक उसके गांव के बगल का ही एक लड़का करीब 20 वर्ष से उसकी आयु होगी, उसने बच्ची को बहला फुसला करके खेतों में ले जा करके उसके साथ बलात्कार किया और अभी बच्ची की कंडीशन स्थिर है उसे, लेकिन फिर भी उसके प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए उसे हाईलाइट अस्पताल कानपुर के लिए रेफर किया जा रहा है। सिकोहाबाद में रेलवे स्टेशन के पास PWD गेस्ट हाउस में सिकोहाबाद भाजपा विधायक डॉक्टर मुकेश वर्मा द्वारा और राजस्व विभाग की टीम ने गरीबों को कंबलों का वितरण किया। कड़कड़ाती ठंड में करीब 251 लोगों को कंबल दिए गए। भाजपा विधायक डॉक्टर मुकेश वर्मा ने कहा कि गरीबों को सर्दी से बचाने के लिए प्रदेश सरकार ने राजस्व विभाग के माध्यम से गरीबों को कंबल दिए हैं, जिससे कोई गरीब परिवार सर्दी से परेशान न हो, क्योंकि प्रदेश सरकार गरीबों के कल्याण के लिए हमेशा प्रयासरत रहती है। ठंड से बचाव के लिए रेन बसेरों का भी प्रबंध किया गया है। क्षेत्रीय लेखपाल गांव-गांव जाकर पात्र व्यक्तियों का चयन कर रहे हैं। कितने लाभार्थियों को कंबल बांटे? एसडीएम साहब सुखाबाद की मौजूदगी में हमारे मंडल के अध्यक्ष बाजा भाई, सतीश यादव जी, हम सारे लोग यहाँ उपस्थित हैं। इनकी मौजूदगी में ये कंबल कार्यक्रम का जो आयोजन है वो किया जा रहा है और ये कंबल का आयोजन वास्तव में संक्रांति के दिन होना था, लेकिन किसी परिस्थिति बस ये कार्यक्रम 2 दिन तक। सबसे पहले मैं क्षेत्रवासियों को, गरीब जनता से माफ़ी मांगूंगा कि ये 2 दिन बाद में होगा। और इसके साथ ही गरीब माताएं, वास्तव में जो अत्यंत गरीब हैं, जिनके पास ऐसी कड़ाकेदार सर्दी जब पड़ रही हो और उन माता बहनों के पास उतने संसाधन की मौजूदगी नहीं है, ऐसी परिस्थिति में परम पूज्य योगी जी ने सुखाबाद की चिंता करते हुए मुझे लगता है कि पूरे जिले के लिए 2-3 हज़ार कंबल दिए। हम लोगों ने जगह जगह जहाँ भी हमें मंडल अध्यक्षों के माध्यम से पता चलता है कि उस गांव में या उन मोहल्लों में गरीब परिवारों की बस्तियां हैं और वहाँ ये स्थिति है, तो हम स्थिति को मद्देनजर रखते हुए अपने अधिकारियों द्वारा वहाँ पर एक कैंप लगाकर और वास्तव में जो अत्यंत गरीब हैं उन तक सरकार की योजना पहुँच जाए, उसके तहत यहाँ कंबल वितरण का कार्यक्रम किया गया है। मुझे लगता है कि यहाँ 200-250 हमारी माताएं आई हैं जो अत्यंत गरीबी रेखा में हैं, उन सभी को यहाँ कंबल देने का। कमेंट तो कर सकते हो ना प्लीज। सिर्फ कमेंट से काम नहीं चलेगा, शेयर और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।